वंदे मातरम। आरजेएस वाणी में आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया का स्वागत है। एक नया ही अंदाज आरजेएस वाणी का है कि आप सबों को आवाज़ के द्वारा एक इमेजिनेशन तक ले जाया जाए और सकारात्मक भारत जन आंदोलन की बात की जाए। और आज आरजेएस फैमिली की तरफ से बहुत सारे ऑडियो पहुँचे हुए हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि आरजेएस फैमिली में जागरूकता आ चुकी है और सकारात्मक सॉन्ग से आरजेएस वाणी की शुरुआत की जाती है। तो आइए सुनते हैं। भारत में फैलाए सकारात्मक ऊर्जा का, आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो आइए क्या कुछ है आज के 18 मार्च सायं 8 बजे आरजेएस वाणी में। तो आपको बता दें कि आरजेएस जो सकारात्मक भारत आंदोलन है उसके अंतर्गत विश्व उपभोक्ता दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार किया गया और राष्ट्रीय वेबिनार को बहुत ही समर्थन मिला। आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया ने जुड़कर और उपभोक्ताओं से संबंधित जागरूकता पर और फिर शपथ भी लिया कि जो प्रदूषणकारी प्लास्टिक हैं उसका उपयोग नहीं करेंगे और इससे जो वातावरण है वो उसको साफ सुथरा बनाया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए कितना ख़तरनाक है, नालियों में जमा हो जाता है तो नालियाँ चौक हो जाती हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। तो बिजोन मिश्रा जो कि उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ हैं और उन्होंने अपना समय निकाला था, तो उन्होंने आरजेएस फैमिली को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर बहुत सारी बातें बताई थी। और आप जानते हैं कि 4 दिन में आरजेएस की तीन दिन में 4 बैठकें होने जा रही हैं, यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार। ये बताना चाहेंगे कि बिहार राज्य स्थापना दिवस है 22 मार्च, तो उस उपलक्ष्य में 2 दिवसीय बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 142वीं और 144वीं बैठक हो रही है, 143वीं झारखंड में हो रही है। तो सबसे खास बात यह है कि बिहार राज्य स्थापना दिवस जो है वो 110वां ये स्थापना दिवस है और इस अवसर पर वीर कुंवर सिंह के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया जाएगा। जो स्वर्गीय कुणालदीप सिंह जी हैं पत्रकार, उनकी स्मृति में श्री सत्येंद्र सिंह जी जो किसान हैं बराप गांव गढ़नी भोजपुर बिहार के, तो वो घोषित करेंगे 142वीं बैठक में और बातचीत होगी, परिचर्चा होगी। उसी तरह से झारखंड में 143वीं बैठक 21 मार्च को ही तय है, जिसमें सह आयोजक शिक्षाविद पुष्कर बालाजी हैं और पुष्कर बालाजी की माताजी पिताजी की स्मृति में आरजेएस भारत उदय महादेवी वर्मा राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिल्ली की घोषणा की जाएगी और परिचर्चा होगा हमारा स्वाभिमान सकारात्मक साहित्य। ये मानगो न्यू सुभाष कॉलोनी जमशेदपुर झारखंड में बैठक आयोजित है 21 तारीख को और इसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब का और साहित्यकार महादेवी वर्मा जी का। इसी तरह से सोमवार को 22 मार्च को सकारात्मक बैठक होगी 110वें बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर। पत्रकार अमरेंद्र कुमार मिश्र के माता पिता की स्मृति में आरजेएस भारत उदय पंडित रामदहिन मिश्र राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिल्ली की घोषणा और परिचर्चा
भोजपुर के सकारात्मक व्यक्तित्व पर परिचर्चा की जाएगी। सह आयोजक इस बैठक के हैं राकेश कुमार तिवारी जी, जो पत्रकार हैं, और ये गढ़नी भोजपुर बिहार में बैठक आयोजित होगी दोपहर 12 बजे 22 मार्च को, सोमवार को। और इसमें स्वतंत्रता सेनानी कवि कैलाश और आचार्य रामदहिन मिश्र जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी तरह से मंगलवार को 23 मार्च को शहीद दिवस है, तो इस दिन बैठक के सह आयोजक हैं दीप माथुर जी, और 145वीं आरजे सकारात्मक बैठक होगी वो। और 145वीं सकारात्मक बैठक में राष्ट्र के प्रति क्रांतिकारियों के बलिदान के महत्व को स्मरण करते हुए स्वयं को प्रेरित करने के लिए ये बैठक होगी, और श्रद्धांजलि दी जाएगी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव, जिनकी शहादत 23 मार्च को हुई थी। तो ये 2:30 बजे से 5 बजे की बैठक होगी दीदेवार जीवन ज्योति हॉल, पटेल नगर, दिल्ली में। और विषय रहेगा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, राष्ट्र प्रथम का आगाज, भारत एक परिवार। इन सब चीज़ों पे बातचीत होगी, और 75वीं वर्षगांठ की तैयारी किस तरह से होगी उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। तो इस तरह से आरजेएस की 3 दिनों में 4 बैठक होने जा रही है। 23 मार्च शहीद दिवस के बारे में आइए आपको बताते हैं। ये दिल्ली सचिवालय की है, जहाँ पे दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर और उदय कुमार। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह का कहना है, जो कि 23 मार्च एक शहीदी दिवस है, और ये वो शहीदी दिवस है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा अंग्रेजी सरकार ने दी थी, और उससे जो राष्ट्रवाद की चेतना पूरे भारत में जगी थी, तो ये बलिदान बेकार नहीं गया। और आज आजादी के बाद भी आजादी की रक्षा करने के लिए इन विचारों को लेकर आरजेएस की टीम जो है पूरी तरह से खड़ी है। और आज जो पुराना सचिवालय है विधानसभा का, यहाँ पर हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी हैं। दीप माथुर जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ पर हम लोग राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की जो प्रतिमा है, जिसे दिल्ली सरकार ने यहाँ पर लगाया है विधानसभा में, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। ये भगत सिंह ने संदेश दिया था भारतवासियों को। और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह से भारतवासियों के अंदर देशभक्ति का ज्वार फूटा, क्योंकि विचार कभी खत्म नहीं होते हैं, और यही विचार जो हैं वो इनकलाब लाते हैं। तो हमारी अगर सकारात्मक सोच है, सकारात्मक विचार हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल भी सकारात्मक मिलता है। और चरैवेती आप चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, और उसका भी एक फल जो है वो मिलता है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट हैं जाने माने, और उन्होंने एक नई पहल की है कि एशियाड विलेज में जो पार्क था वो बंजर था, तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, और एशियाड हर्बल एंड रोज़ गार्डन को बिल्कुल हरा भरा कर दिया। आज उन्होंने बुलाया था, और यूट्यूब पर वो स्टोरी लगा दी गई है, और उसके साथ साथ कुछ पत्रकार भी आए हुए थे, तो उनसे भी मुखातिब हुए। उन्होंने बातचीत की और बताया कि जो नील कमल का फूल है वो इसी दरमियान खुला हुआ है, वो खिला है, और उसको दिखाया पत्रकारों को कि इस तरह से नील कमल एक दुर्लभ फूल है, लेकिन इसको लाकर यहाँ लगाया गया है, उसकी देखभाल की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने गुलाब के पौधे और बहुत सारे जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, औषधीय पौधे होते हैं, उसका भी वहाँ पर रोपण किया गया है, और उसकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के स्टाफ भी हैं, वो लगे रहते हैं, और काफ़ी
हरियाली वहाँ पर आ गई है। तो डॉक्टर के अग्रवाल के इस सकारात्मक कार्यों को और प्रयासों को हम लोगों ने जनता तक पहुँचाने के लिए उनसे बातचीत की है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी। गार्डन का अलग होना क्या महत्व रखता है? एशियाड विलेज में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया में हमने डॉक्टर के अग्रवाल रिसर्च फंड के अंदर में एक पार्क को जो एमसीडी ने एशियाड को दिया और एशियाड ने मेंटेनेंस के लिए हमको दिया। हम यहाँ पर हब्स लगा रहे हैं, रेयर हब्स लगा रहे हैं और यहाँ पे एक एजुकेशनल पार्क बना रहे हैं ताकि बच्चे आएँ और हब्स के बारे में जाने। ये हमारा बेसिक पर्पस है। इसमें हमने आज एक नील कमल हमारे यहाँ उठ के आया, मैंने तो आज तक नहीं देखा था। तो नील कमल भी जो देखना चाहते हैं वो 344 के सामने वाले पार्क में एशियाड विलेज में आके देखें। रेयर होता है, कम से कम 5 नील कमल यहाँ पर खिलने वाले। किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? कितने लोग इस पर, सोसाइटी का क्या अहमियत, इसमें क्या रोल रहता है पूरा? ये हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का पूरा स्टाफ इसमें लगा हुआ है और हम ही लोग इसमें मेंटेन कर रहे हैं, हम ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली सरकार से एमसीडी से जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। तो ये बताइए, अब जो हालात देखा जाता है, पोल्यूशन है और दुनिया भर की पेंडेमिक है, तो इस तरीके की हरियाली उसमें कितना महत्व रखती है ये होना? देखिए, हमारे को तो एक लेक्चर सुना था हमने सूर्यकांत त्रिपाठी जी का कि एक आदमी को जो ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए होती है, अगर वो बाहर से लेता तो 5 करोड़ की पड़ती। तो प्लांट्स हमारे को 5 करोड़ की ऑक्सीजन पर पर्सन देते हैं, इसलिए बनता है हम उसका ध्यान रखें। और क्या क्या चीजें नहीं है इसमें हर्बल के अलावा? हर्बल के अलावा हम हाइड्रोपोनिक्स पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे वाटर प्लांट्स लगा रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि वाटर के अंदर में आप वेजिटेबल्स या प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। मोमेंटम बनाए गए हैं कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जंतर मंतर, इसका क्या महत्व है? पब्लिक में आने के लिए, पब्लिक अगर आएगी तो उनको कुतुब मीनार, उनको थोड़ा सा जंतर मंतर भी एक ही जगह दिखेगा। तो इस तरीके से एक एंटरटेनमेंट पार्क भी बनाने की कोशिश की गई है। आप जानते हैं हमें तो मेला करने की आदत है, बिना एंटरटेनमेंट के एजुकेशन नहीं होती। और कुछ खास अपने बस आप सब लोग आइए, देखिए और घर में प्लांट्स को लगाइए और आके हमसे सीखिए कि प्लांट्स को कैसे लगाते हैं। अभी हम एक प्लांट आईसीयू बनाने जा रहे हैं, वो भी 1 महीने में तैयार हो जाएगा कि मरते हुए प्लांट को कैसे जिंदा करते हैं। डॉक्टर साहब जी हाँ, तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने प्रकृति संरक्षण का एक बहुत ही नायाब उदाहरण पेश किया है। एशियाड विलेज के अंदर जो पार्क बंजर था उसको उन्होंने डेवलप कर दिया है। उन्होंने अपनी कोशिशों से वहाँ पे तरह तरह के औषधीय पौधों के अलावा गुलाब के कई तरह के पौधे हैं और साथ में वहाँ पर नील कमल का जो दुर्लभ पौधा है पानी में है और वो खिला हुआ था। इसीलिए डॉक्टर साहब ने सभी को बुलाया, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को भी, और दिखाया गया। तो ये है कि प्रेरक स्टोरी है, प्रेरक कहानी है कि हम अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से पर्यावरण की रक्षा के लिए सोचेंगे तो हमारे कदम अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर के अग्रवाल ने भी ये एक कोशिश करके सराहनीय कदम उठाया है। और अब ज़्यादा देर न करते हुए आपको जो एक पहली बार नीलेश दीपक जी, जो कि राष्ट्रीय कलाकार ग्रुप में हैं और रंगमंच से जुड़े हुए हैं, और नीलेश दीपक जी ने एक ऑडियो भेजा है, उसको आपको सुनवाएंगे। रंग विस्तार और रंग स्मरण करके ये एक श्रृंखला चल रही है जिसमें रंगकर्मी निर्देशक बातचीत करते हैं। नटरंग प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों का ऑनलाइन सीधा प्रसारण भी होता है, तो उसके बारे में भी वो आरजेएस के जो राष्ट्रीय कलाकार ग्रुप है उसमें उन्होंने भेजा है। और इसमें लिखा है कि 19 मार्च को 2021 में 4 बजे ये जूम पे मीटिंग होगी और उसको लोग देख सकते हैं। इसमें वक्ता के नाम भी बताए हैं इन्होंने, रंग स्मरण और थिएटर यूनियन, और वक्ता में अनुराधा कपूर, माया कृष्ण राव, रागिनी सेन, मनोहर खुशलानी व अन्य उसमें जुड़ेंगे। तो ये रंग विस्तार है और रंग स्मरण में ऑनलाइन लोग जुड़ते हैं, लोग देखते हैं फेसबुक पे और उस पर बातचीत होती है। तो ये एक नटरंग प्रतिष्ठान का कार्यक्रम का जो है एक ऑनलाइन सीधा प्रसारण इस कोरोना काल में लगातार किया जा रहा है। तो नीलेश दीपक जी ने क्या कहा है उन्हीं से जानते हैं। आरजेएस फैमिली के राष्ट्रीय कलाकार ग्रुप में जुड़े हुए हैं।
नीलेश दीपक जी क्या कहते हैं। नमस्कार। नटरंग प्रतिष्ठान रंगमंचीय कलाओं पर केंद्रित एक अनूठा नाट्य संग्रहालय है। यहाँ साहित्य, संस्कृति, कला, विशेषकर रंगमंचीय कलाओं से संबंधित दुर्लभ जानकारी संग्रहित है। आधुनिक रंगमंच के अनुसंधान, प्रलेखन, अध्ययन और अनुशीलन के लिए सुप्रसिद्ध कवि, आलोचक और रंग चिंतक श्री नेमीचंद्र जैन ने 1989 में इसकी स्थापना किया था। नटरंग प्रतिष्ठान रंगमंचीय गतिविधियों को प्रलेखित और संरक्षित करने के अलावा रंगमंच में नवाचार, रंग प्रयोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों और आयोजनों को आयोजित करता रहा है। नटरंग प्रतिष्ठान के सुविख्यात कार्यक्रमों में नाटक और रंगमंच की पत्रिका नटरंग का नियमित प्रकाशन, रंगपाठ, परस्पर, कलाओं पर व्याख्यान, रंग निरंतर, रंग संवाद, पूर्वा, रंगालोचन, नेमीचंद्र जैन स्मृति व्याख्यान, रंग स्मरण, नेमी शती, रंग प्रलेखन, बहुत सारे कार्यक्रम नटरंग प्रतिष्ठान के चर्चित रहे हैं। नटरंग प्रतिष्ठान के जितने कार्यक्रम हैं, प्रतिष्ठान ने निर्णय लिया है कि अपने अधिकांश कार्यक्रमों और आयोजनों को डिजिटल माध्यम में शोधार्थियों, दर्शकों के लिए ऑनलाइन प्रकाशित किया जाए, जिसे देश दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देख सुन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक रंग विस्तार नाम से हर हफ्ते एक नया कार्यक्रम प्रसारित किया है, जिसे आप नटरंग प्रतिष्ठान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। विगत 1 जनवरी से नटरंग प्रतिष्ठान ने अपने संग्रहालय की रंग स्मरण श्रृंखला में कई कार्यक्रम अभी तक प्रसारित कर चुके हैं और कुछ रंग संवाद सीरीज भी फेसबुक और यूट्यूब पर प्रसारित किया जा चुका है, जिसमें रंग संवाद में बंसी कौल और श्रीमती जोहरा सहगल का रंग संवाद प्रमुख रूप से शामिल है। बहुत ही बेहतरीन आयोजन रहा है। दूसरी कड़ी, जो सबसे पहली कड़ी है रंग स्मरण की, रंग स्मरण कार्यक्रम जो है वो दिल्ली की रंग संस्थाओं के मौखिक इतिहास का प्रलेखन है। दिल्ली के सुविख्यात अभिनेताओं, निर्देशकों, लेखकों और मंच पार्श्वकर्मियों के अनुभवों और यादों के आधार पर संस्था बनने की प्रक्रिया से लेकर नाट्य मंचन की प्रक्रिया और रंग अनुभवों को आप देख सुन सकेंगे। इसमें दिल्ली के रंगमंच के मौखिक इतिहास की एक जीवंत और दिलचस्प तस्वीर आपको नजर आएगी। रंग स्मरण की सीरीज में अभी तक दिल्ली आर्ट थिएटर, यात्रिक संस्था, अभियान संस्था, दिशांतर, 3 आर्ट्स क्लब, संभव, प्रयोग, थिएटर एक्शन ग्रुप, 3 आर्ट क्लब, ये तमाम दिल्ली की पुरानी संस्थाएं हैं जिन्होंने दिल्ली रंगमंच को बनाने में बहुत मददगार साबित किया है। इन संस्थाओं का रंग स्मरण नटरंग प्रतिष्ठान के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अभी भी है और उनके संग्रहालय में भी अभी भी मौजूद है। रंग स्मरण के दूसरी लाइव सीरीज में नटरंग प्रतिष्ठान ने 3 नुक्कड़ नाटक संस्थाओं पर नया कार्यक्रम शुरू किया है। जो वर्तमान में नुक्कड़ नाटक की संस्थाएं हैं दिल्ली में, जिसमें निशांत नाट्य मंच 12 मार्च को निशांत नाट्य मंच का रंग स्मरण हुआ था, जिसमें शमसुल इस्लाम, नीलिमा शर्मा और बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। 19 मार्च यानी कल थिएटर यूनियन का रंग स्मरण कार्यक्रम है फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जूम ऐप के माध्यम से, और फिर 26 मार्च को जन नाट्य मंच का कार्यक्रम है। तो आप सभी लोग आइए, जुड़िए रंग स्मरण कार्यक्रम के इस सीरीज में थिएटर यूनियन का, जिसमें अनुराधा कपूर, माया राव, रागिनी सेन आदि भाग ले रही हैं। आइए, सभी का स्वागत रहेगा 4 बजे से नटरंग प्रतिष्ठान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।
धन्यवाद आपको भी नीलेश दीपक जी कि आपने आरजेएस वाणी को ये अपना ऑडियो भेजा है। और आप बता रहे हैं कि 19 मार्च को मतलब कल सायं 4 बजे आप जुड़ सकते हैं नटरंग के फेसबुक लाइव से। और उसमें बहुत सारे जो अनुराधा कपूर हैं, जो माया कृष्ण राव हैं, रागिनी सेन हैं, मनोहर खुशलानी हैं, सभी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। उनकी बातों को, विचारों को सुनने के बाद फिर आपको लगेगा एक नया जीवन को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि रंगकर्म जो है वो जीवन की सच्चाई को एक अपने विधा से लोगों तक पहुंचाता है। जैसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को अगर दूर करना है तो कुछ एनजीओ हैं और वो लोग काम करते हैं। ऐसी ही एक एनजीओ हैं जो कि आज ही इनका फ़ोन आया था और इन्होंने अपने बेनिफिशियरी से की भी वीडियो भेजी है, तो हम ऑडियो आज आरजेएस वाणी में सुनाएंगे। ये आसमा आरसी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो आसमा आरसी क्या कहती हैं, उनके विचारों को पहले, क्योंकि ये सकारात्मक कार्य कर रही हैं। और आप लोग भी अगर अपनी ऑडियो वीडियो भेजेंगे तो ये फेसबुक मंच आप लोगों का ही है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। आपकी बातों को एक मंच देने का एक प्रयास है। और आसमा आरसी ने क्या कहा है पहले वो सुन लेते हैं, फिर बेनिफिशियरी जो हैं आसमा आरसी के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो आसमा आरसी से पहले मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसमा आरसी है। मैं अलअंसार वेलफेयर ट्रस्ट की फाउंडर ट्रस्टी हूँ। ये ट्रस्ट 2014 में शुरू हुआ और इस ट्रस्ट का मकसद औरतों और बच्चों के हुकूक के लिए काम करना है, जिसमें कोचिंग ऑफ मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, काउंसलिंग लाइक करियर काउंसलिंग, मोटिवेशनल काउंसलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, स्कॉलरशिप्स, विडो पेंशन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल हेल्प, डोमेस्टिक वायलेंस काउंसलिंग, एल्डरली विमेन काउंसलिंग एक्सेट्रा डील करते हैं। इस ट्रस्ट में हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छे नंबर लाएं और हमारे टीचर्स इसमें पूरी तरह मदद करते हैं। ये बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों से होते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। बच्चे स्कूल में अच्छे नंबर लाने से खुद बहुत अच्छा महसूस करते हैं और उनमें आगे पढ़ने का शौक जागता है। फिर हम उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं। 2019 में सीबीएसई बोर्ड की जो टॉपर हैं सना नियाज, वो अलअंसार वेलफेयर ट्रस्ट से हैं। उन्होंने 97.6% नंबर हासिल किए और जताया कि वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। अलअंसार वेलफेयर ट्रस्ट का मकसद बच्चों में जो शौक जगाना था, उस हद तक हम बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। अलअंसार तकरीबन 200 घरों में राशन पहुंचवाता है और इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं जो दिल्ली, हैदराबाद, यूपी, बिहार, कोलकाता में फैली हुई हैं। अलअंसार वेलफेयर ट्रस्ट का मकसद औरतों की फलाह बहबूद और बच्चों के हुकूक के लिए हद दर्जा काम करना है और हम अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। चलिए, तो ये अपने मकसद में किस तरह से कामयाब हुई हैं उसकी भी एक वानगी आरजेएस वाणी में प्रस्तुत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलअंसार वेलफेयर ट्रस्ट से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें हम कोचिंग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग हुआ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हुआ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और परसेंटेज भी बहुत इंक्रीज हुई है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं एफएम के ग्रुप से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरी परसेंटेज में इंक्रीज हुई। 8 क्लास में मेरी परसेंटेज कम आई थी, 9 क्लास से अब हुई है और 10th में मेरी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज अब आई है और दोनों सालों से 8 और 9 के मुकाबले। हमको बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ पे आने से और आए तो हम राशन मिलता है हमको और घर में हमारा घर का खर्चा चलता है। हमारा बहनी ना बेटा है, हमारा नशा मुक्ति में रहता है वो बच्चा। बहू है, 3 बच्चे उसके बारे में बस और कुछ अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो महीने से मेरी टांग
फूलों की हड्डी टूटी हुई है इस वजह से। बेचारे अल्लाह इनका भला करे, खूब दे अल्लाह, खूब दे इनको, खूब दे। जैसे दिल से दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती। बच्चों का सबका पेट भराती है, कितने लोगों का पेट भरता है। जी हाँ, तो ये ऑल आंसर, मैं कहूँ ऑल आंसर वैसे, और ये दरियागंज में है और ये ट्रस्ट जो है ये वेलफेयर कर रहा है, लोगों को मदद पहुंचा रहा है। तो आरजे वाणी में आज इन्हें मौका दिया गया कि ये अपनी बातों को आरजे वाणी के जो फेसबुक लाइव के हैं और आरजे फैमिली पॉजिटिव मीडिया के 19 ग्रुप हैं वहाँ तक इसको भेजा जाएगा। फेसबुक के अन्य ग्रुपों पर भी इसको यूट्यूब में शेयर कर दिया जाएगा। और इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो आती हैं हम लोगों के पास। तो हम लोग गुरुवार को आरजे वाणी और आरजे पॉजिटिव मीडिया का विजुअल जो है वो आपको शनिवार और रविवार को सायं 8 बजे प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग जुड़े हुए हैं, अनिल जी, संजय गुप्ता जी, नरेंद्र टेटेसर जी, यामीन मलिक जी, बिंदा जी और आकांक्षा जी। तो आरजे वाणी शुरू किया गया है सिर्फ ऑडियो के रूप में और फेसबुक पे और यूट्यूब पे इसको डाला जाता है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट आएंगे तो वो कमेंट जो है वो लोगों तक पहुँचेंगे, यानी आपके विचार पहुँचाए जाएंगे और आपके विचार पहुँचाने का ही ये मंच है। और कुछ लोग भेजते हैं तो उसको हम सुनवाते हैं आरजे वाणी में, और वीडियो भेजते हैं तो वो शनिवार को वीडियो दिखाई जाती है, वो आरजे पॉजिटिव मीडिया का होता है शनिवार और रविवार। दूरदर्शन दिल्ली के शाह खान साहब आरजे फैमिली से जुड़े हुए हैं और मुखर वक्ता भी हैं। कई बार वो इन चीज़ों में शेयर करते हैं, उनको फेसबुक लाइव में शामिल किया जाता है। तो आज इशाक खान साहब ने बहुत ही खुश मिजाज अंदाज में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। आदाब, जय हिंद। गांव की होली थोड़ी सी याद आ गई। मैं सोचा हम अपने आरजेएस फैमिली से बांटूं। सबका बसंत, सबकी होली। पहले गांव में अशिक्षा थी, पर अपनापन और सद्भावना से भरपूर कोई भी त्योहार हो सबका था वो। होली, दिवाली, क्या ईद, क्या दशहरा, यहाँ तक कि मुहर्रम जो गमी का त्योहार है उसे भी हम भारतीय पद्धति से मनाते रहे। फिर जानकारों का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद त्योहारों और अन्य संस्कारों में कुछ कुछ तब्दीलियां होने लगी। मजहब और जातिगत भावनाओं में थोड़ी सी दूरी देखने को मिलने लग गई। ये उसकी जाति है, ये मेरी जाति है, ये उसका त्योहार, ये मेरा त्योहार। तभी सूफिज्म की थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। अगर सरल भाषा में कहें तो इस्लाम का भारतीयकरण करने जैसा मुझे लगा। तभी तो सूफी महात्माओं ने देश के जिस भाग में गए बिना किसी भेदभाव के वहां की रीति रिवाजों, रस्मों, भाषा और त्योहारों को अपनाया। सूफी संतों का फरमान होता कि दूसरे मजहब के अवतारों और संतों को हरगिज बुरा न कहो। ईश्वर ने हर जमीन पर, हर भाषा में संदेश देने वाले पैगंबर यानी कि ईश दूत उतारे और भेजे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया और खुसरो रहमतुल्लाह का दौर था। इस मत में अपने इष्ट को पति और स्वयं को पत्नी या दासी मानने की परंपरा थी। इष्ट और दासी की होली बहुत ही पवित्र होली मानी जाती थी। कहा जाता है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद, हिंदवी भाषा और संगीत के जानकार अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैहि ने कालका जी मंदिर में सूफियाना ढंग से बसंत और होली मनाने का रिवाज शुरू किया, जिसमें हर धर्म मजहब के लोग हिस्सा लेते थे। इस अवसर पर सूफी गीत संगीत के आयोजन किए जाते रहे। इसी परंपरा में अजमेर शरीफ में भी ख्वाजा गरीब नवाज के आंगन में फाग उत्सव मनाया जाता था, आज ही मनाया जाता है। इस मत के पैरोकार बादशाह, नवाब और शायरों ने भारतीय त्योहारों और श्री राम और कृष्ण जैसे अवतारी देवताओं का बखूबी गुणगान भी किया है। यह भी मान्यता है कि जिस दिन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद बने थे उस दिन होली थी।
और रंगों से सराबोर हो चुके थे। जब घर पहुंचे उन्होंने अपनी मां को गीत गाकर सुनाया, आज रंग है ऐ मां रंग हैरी। सचमुच आज भी अगर हम अपने छोटी छोटी दूरियों को छोड़ करके धर्म और मजहब की पाबंदियों से ऊपर उठ करके बसंत और होली जैसे त्योहारों का अगर आनंद लें, उसमें शामिल हो, तो सूफियाना आनंद और मस्ती के अनुभव से हमें कोई रोक नहीं सकता। दरअसल ये व्यक्तिगत भावाभिव्यक्ति है मेरी, आप लोगों से इसे मैं कह पाया, सुना पाया। मैं मोहम्मद इसहाक खान, मंच सहायक, दूरदर्शन। नमस्कार। जहाँ तो दूरदर्शन से जुड़े मंच सहायक हैं, कर्मचारी हैं और आरजेएस फैमिली के एक तरह से मुखर वक्ता भी हैं। आरजेएस फैमिली को लगातार वीडियो या ऑडियो भेजते रहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए कि अगर आप लोग भेजते हैं तो उसको निश्चित रूप से दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। एक बार फिर से आइए, 23 मार्च को आरजेएस की 145वीं सकारात्मक बैठक आयोजित हो रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली सचिवालय के पास प्रतिमा है, दिल्ली सचिवालय के परिसर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा, वहाँ पर आरजेएस ऑब्जर्वर और आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर माल्यार्पण भी किया था। और वो चाह रहे हैं कि वो बातें वहाँ पर क्या लिखी हुई हैं, कम से कम भगत सिंह जी की जो वाणी है वहाँ पर अंकित है, तो वो आप तक पहुँचाएं। एक बार सुनिए। दिल्ली सचिवालय, पुराना सचिवालय, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की प्रतिमा के सामने। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह का कहना है, जो कि 23 मार्च एक शहीदी दिवस है, और ये वो शहीदी दिवस है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा अंग्रेजी सरकार ने दी थी, और उससे जो राष्ट्रवाद की चेतना पूरे भारत में जगी थी, तो ये बलिदान बेकार नहीं गया। और आज आजादी के बाद भी आजादी की रक्षा करने के लिए इन विचारों को लेकर आरजेएस की टीम जो है पूरी तरह से खड़ी है। और आज जो पुराना सचिवालय है विधानसभा का, यहाँ पर हमारे आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी हैं। जी, तो दीप माथुर जी भी वहाँ जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर हम, जी हाँ, तो ये पुराना सचिवालय का सीन था। श्रुतिपुरी जी आप जुड़ चुकी हैं। तो 23 मार्च को बैठक है और उस बैठक के बारे में आप सबों को लगातार बताया जाएगा कि जिस तरह से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी तरह से आरजेएस ने भी 23 मार्च को ये ऐलान करना है कि राष्ट्र के प्रति क्रांतिकारियों के बलिदान के महत्व को स्मरण करते हुए स्वयं को प्रेरित करें, और श्रद्धांजलि दी जाएगी शहीद दिवस के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और इसका विषय रखा गया है 145वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक का, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, राष्ट्र प्रथम का आगाज, भारतीय परिवार, भारत एक परिवार, और सकारात्मक सोच, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो आप जानते हैं कि आरजेएस का राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम होता है, और जय हिंद, जय भारत स्वतंत्रता दिवस पर। इस बार बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया है स्वतंत्रता दिवस पर, क्योंकि कई राज्यों के लोगों ने आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है, भेंट करता है वो, और कई राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। संभवतः 8 अगस्त को समय रखा जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए दीप माथुर जी, जो आरजेएस के ऑब्जर्वर भी हैं और 23 मार्च के बैठक के सह आयोजक हैं, तो उस दिन क्या कुछ होगा, ये पटेल नगर में बैठक होगी, 145वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक। इसके साथ साथ 3 दिन में 4 बैठकें आरजेएस की होने वाली हैं। जो लोग देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि बिहार में 21 और 22 को बैठक है, बिहार स्थापना दिवस पर बैठक है, और सह आयोजक हैं श्री सत्येंद्र सिंह जी, जो कि स्वर्गीय कुणाल सिंह जी पत्रकार, जो कि आरजेएस स्टार भी रहे हैं, उनके पिताजी
श्री सत्येंद्र सिंह जी और राकेश कुमार तिवारी जी 144वीं सकारात्मक बैठक जो सोमवार को होगी 22 मार्च को, तो वो सह आयोजक हैं। इसके साथ साथ 21 मार्च संडे को शिक्षाविद पुष्कर बालाजी अपने माता पिताजी की स्मृति में आरजेएस भारत उदय महादेवी वर्मा राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिल्ली की घोषणा करेंगी और परिचर्चा होगा हमारा स्वाभिमान सकारात्मक साहित्य, और ये जमशेदपुर में मानगो में न्यू सुभाष कॉलोनी में बैठक होगी और इसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को और साहित्यकार महादेवी वर्मा जी को। उसी तरह से सोमवार को बिहार में जो बिहार स्थापना दिवस पर बैठक होगी उसमें स्वतंत्रता सेनानी कवि कैलाश और आचार्य रामदहिन मिश्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और 110वें बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पत्रकार अमरेंद्र कुमार मिश्र के माता पिता की स्मृति में आरजेएस भारत उदय पंडित रामदहिन मिश्र राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिल्ली की घोषणा और परिचर्चा भोजपुर के सकारात्मक व्यक्तित्व है। इसी तरह से 21 मार्च को जो बराप गांव जो भोजपुर का है बिहार में, वहाँ सत्येंद्र सिंह जी जो बैठक करेंगे उसमें स्वर्गीय कुणालदीप सिंह पत्रकार की स्मृति में आरजेएस भारत उदय वीर कुंवर सिंह जो स्वतंत्रता प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक रहे हैं उनके नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया जाएगा। तो ये 3 दिनों में 4 बैठकें आरजेएस की होने जा रही है। तो आप लोगों की जो वीडियो यहाँ पर आएगी आरजेएस वाणी में, और अगर वीडियो आती है तो शनिवार और रविवार को भी दिखाई जाएगी। 2.5 मिनट आप लोगों के लिए है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और बिहार स्थापना दिवस एक बहुत बड़ी बात है बिहार वासियों के लिए, और वहाँ पर 2 बैठकें बिहार स्थापना दिवस पे आरजेएस की हो रही हैं। तो उस पर जो लेखक हैं डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी साहित्यकार, कवि, लेखक, पर्यावरण समस्या समाधान एवं युग से अमरत्व के रचनाकार, बिहार गौरव दिवस पर मैं आपसे वार्ता करने जा रहा हूँ। बिहार की गौरवशाली कहानी एक लंबी अंतराल से आ रहा है, जिसे मैं उद्धृत करते हुए बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले पूरे विश्व को गणतंत्र का संदेश देने वाला यानी लोकतंत्र स्थापित करने वाला बिहार में 6ठी शताब्दी पूरी सस्वा अवस्था में यानी युवा अवस्था में था। 6ठी शताब्दी में राजा विशाल, वैशाली, ब्रजेशंग, लोक भाषा संस्कृति वज्जिका का चरम पर था और पृथ्वी पर के 101 राजाओं का संगठन था। यह आप गौरवशाली का एक बड़ा नमूना बता रहा हूं, जो पूरा विश्व ने इसका अनुसरण किया और आज भारत संपूर्ण लोकतंत्र का वाहक बना हुआ है। अब आइए शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे। अब आइए धार्मिक क्षेत्र में बुद्ध, महावीर, जैन और समाधि स्थल गया, मंडार पर्वत, इन तमाम बातों ने उद्धृत कर रहा है कि धार्मिक स्थल में पावन तीर्थ गंगा माता, नारायणी गंगा और भागीरथी गंगा का संगम पाटलिपुत्र जैसा जगह पर है। यहाँ अगर 6ठी शताब्दी में सम्राट राजा विशाल और वैशाली यानी लिच्छवी वंश का गणराज्य था, तो यहाँ सम्राट अशोक का भी राजधानी रहा है, जिसे हम लोग मगध कहते हैं। तो एक लंबी अंतराल से यहाँ का भौगोलिक स्थिति से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में नाम कमा रहा है और कमाया है। बिहार में 5 लोक भाषाएं हैं,
लोक संस्कृति है, लोक ध्वनि है, जिसका अपना सभी कुछ साधन मौजूद है। इस भाषा का बज्जिका भाषा, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा, अंगिका भाषा और संथाली भाषा का यहाँ प्रचलन है। बोली में कहावत है कि 12 कोस पर वाणी और 12 कोस पर पानी में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी। 109 वर्ष पूरा कर 110वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है वर्ष 2021 में। तो मैं आपको इस बात से को उद्धृत करना चाहता हूँ कि आप बिहार एक गौरवशाली जगह भूभाग रहा है और आज भी यह गौरवशाली भूभाग से ही जाना जाता है। आज़ादी के समय यानी 1947 के बाद 50 में जब संविधान बना तो बिहार ने प्रथम राष्ट्रपति का अभ्युदय हुआ बिहार से, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने आप में एक ऐसी ख्याति अर्जित थी जिस समय बिहार 5 राज्यों के समन्वय के साथ जुड़ा हुआ था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम। लेकिन इस वर्तमान बिहार से ही जीरादेई से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहीं के जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 74 में देश की संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए एक जनता के मनोबल को अफजाई किया। बाबू बीक कुमार सिंह ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिया जबकि उनका उम्र 80 वर्ष था। इसी प्रकार दर्जनों उत्तर बिहार, मध्य बिहार और अब तथाकथित झारखंड बन गया है, जिसे दक्षिण बिहार कहते हैं। अब सिर्फ उत्तर बिहार और मध्य बिहार ही बच गया, जिसे उत्तर और दक्षिण में के रूप में विभाजित करता है। फिर भोजपुरी और बज्जिका पश्चिम और पूर्व के रूप में विभाजित करता है और उत्तर की दिशा में। तो इस तरह से यह चारों तरफ से समृद्ध राज्य है और यहाँ प्राकृतिक प्रकोप के रूप में कहिए या और जो भी रूप में कहिए, सब तरफ से मजबूर है। हाँ, इतना जरूर है, यह औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, यह कृषि क्षेत्र है। इन शब्दों के साथ विष्णुपुरी की ओर से आप तमाम श्रोताओं बंधुओं को अभिनंदन, शुक्रगुजार, धन्यवाद के साथ जय बिहार, जय बिहारी, जय हिंदुस्तान। जी हाँ, तो ये डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और ये लेखक हैं, पटना में रहते हैं और उन्होंने बिहार दिवस पर ये संदेश अपने आरजेएस के ग्रुप में भेजा था और इसलिए आप लोगों तक इसे पहुंचाया गया। एक खबर जो है वो संज्ञान न्यूज़ की है और भी तमाम दर्पण टाइम्स या खबर संसार वगैरह ने भी इसे छापा, सांदवीर अर्जुन ने भी छापा था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको क्योंकि हम लोगों की जो बैठकें होती हैं, जैसे 3 दिन में 4 बैठकें होने वाली हैं, तो जो अगला दिन होगा फेसबुक लाइव का, उसमें सारी बैठकों की समीक्षा की जाएगी। पूरा का पूरा उन्हीं बैठकों पर आधारित वो बैठक होगी फेसबुक। वैसे एक और जानकारी दे दूं कि जब बैठक होगी तो उसका लाइव प्रसारण जो है सारे ग्रुपों में भेजा जाएगा। जैसे कि आप 21 तारीख को इंतज़ार कीजिएगा, सुबह में 9:30 बजे 9 बजे के आसपास बैठक जो शुरू होगी बिहार स्थापना दिवस पर, तो उसका लाइव प्रसारण संभवतः हो जाएगा। तो आप लोगों तक ग्रुप में वो लाइव प्रसारण एक गांव में बैठक होने जा रही है, बिहार के एक गांव में। और फिर जमशेदपुर में लगभग 3 बजे से और 5 बजे तक की बैठक है। और हाँ, हमारा स्वाभिमान सकारात्मक साहित्य, तो वहाँ से भी लाइव प्रस्तुति की व्यवस्था की जा रही है। हमारे सह आयोजक इसमें लगे हुए हैं और वो लाइव प्रसारण का लिंक जो है वो सभी ग्रुपों में भेज दिया जाएगा ताकि आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया जो है वो इन चीज़ों का आनंद ले सके, देख सके कि सकारात्मक भारत जन आंदोलन भारत के किस किस कोने में, किस किस गांव तक पहुंच रहा है।
उसी तरह से सोमवार को जो बैठक होगी वो बिहार स्थापना दिवस पे, तो वो भी दिखाई जाएगी फेसबुक लाइव पे। उसका समय है 12 बजे के आसपास है, 12 हो 12:30 से शुरू हो सकती है। और 23 मार्च को आपको फेसबुक लाइव जो है वो लगभग 3 बजे से प्रारंभ होनी चाहिए। तो 3, सवा 3 से वो बैठक आप 5, 5:30 बजे तक देख सकते हैं लाइव प्रसारण कि क्या हो रहा है, शहीद दिवस किस तरह से मनाया जा रहा है, कौन कौन जो वक्ता हैं विषय पर क्या कुछ बोल रहे हैं। और सारी बातें जो है ना आरजेएस की सकारात्मक ही होती हैं। तो सकारात्मक भारत जन आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच रहा है, कहने की यही हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो बैठक होगी उसका फेसबुक लाइव प्रसारण तो होगा, उस समय आप रूबरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो शाम को 8 बजे से 9 बजे जो फेसबुक लाइव होता है, गुरुवार को आरजेएस वाणी जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑडियो में होता है। उसी तरह से आपको शनिवार और रविवार को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का होगा, जिसमें कि वीडियो से रूबरू कराएंगे। तो बैठक के बाद जैसे संडे को बैठक है, तो संडे की बैठक का आप दोनों बैठक, जो बिहार में बैठक हो रही है और जो झारखंड में हो रही है, दोनों पर आधारित जो संडे की फेसबुक लाइव 8 बजे शुरू होगी, तो वो उसकी समीक्षा आप लोग कर सकते हैं। वो आपको उसमें बताया जाएगा कि बैठक में क्या हुआ, बिहार के स्थापना दिवस पर बैठक में क्या कुछ कहा गया संडे को, और झारखंड में महादेवी वर्मा जी की जयंती पे और बिस्मिल्लाह खां जी के श्रद्धांजलि देते हुए जो बैठक होगी, हमारा स्वाभिमान सकारात्मक साहित्य, तो साहित्य पे क्या कुछ वहाँ के जमशेदपुर के साहित्यकार ने कहा और जो सह आयोजक हैं उनके क्या विचार रहे, उनसे रूबरू फेसबुक लाइव में कराया जाएगा। ये फेसबुक लाइव जो है ये शेयर तो किया जाता है, आप लोग भी इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये यूट्यूब पे डाल दिया जाता है, जिससे कि ये जो हमारी बैठक है वो परमानेंट रूप से, या फेसबुक लाइव है वो परमानेंट रूप से। अब इसमें क्या है कि जब आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपका उसमें जिक्र नहीं आएगा। आप निश्चित रूप से बहुत अमूल्य समय इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि भारत में सकारात्मक भारत जन आंदोलन चल रहा है और आप जन आंदोलन के इतिहास में शामिल होते जा रहे हैं। तो ये फेसबुक लाइव को शेयर जैसे किया जाएगा, तो आप अगर कमेंट नहीं करते हैं, आप एक लाइन कुछ लिख दें, मैं आप सभी को जय हिंद कहता हूं, तो उससे क्या होगा कि आपके सकारात्मक भारत जन आंदोलन के समर्थन का यहां पर इंडिकेशन आ जाएगा। आप देख तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन वो इंडिकेशन दूसरों के पास नहीं जाएगा। इसलिए कमेंट करना फेसबुक लाइव में एक मर्यादा मान लिया जाए, कि क्योंकि बात तो सकारात्मक हो रही है और सकारात्मक भारत में तो कोई एजेंडा नहीं छिपा हुआ है, ये तो अपने और अपनों के लिए है। आप भी अपना समझ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जैसे श्रुति प्यूरी जी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर पे बहुत अच्छा अपना वीडियो वगैरह यूट्यूब पे लोड करती हैं, भेजती हैं, ग्रुप में भेजती हैं और भी जगह। और आकांक्षा जी ने लिखा वंदे मातरम। अनिल कुमार जी देख रहे हैं, कमेंट नहीं आया अनिल कुमार जी। संजय गुप्ता जी का भी कमेंट नहीं आया। नरेंद्र टेटेसर जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है वंदे मातरम लिखकर। और यासीन मलिक जी का कमेंट नहीं आया। यासीन मलिक जी जुड़ते हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन देते हैं, लेकिन यासीन मलिक साहब आपका कमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट किसी कारणवश शो नहीं करता है, नहीं तो हम ज़रूर कहेंगे अगर शो करेगा तो। बाद में मुझे कभी कभी लगता है कि आपका वो नेटवर्क या हमारे उसमें प्रॉब्लम के चलते डिस्प्ले नहीं हो पाता है। तो एनीवे आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। बिंदा जी देख रही हैं, इन्होंने जय हिंद लिखा है। और राधे श्याम श्रीवास्तव जी देख रहे हैं, अभी आपका कमेंट नहीं शो हो रहा है। जितेंद्र चौधरी जी देख रहे हैं, अभी कमेंट नहीं शो हो रहा है। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप एक ऐसे अनूठे, पहली बार भारत में सकारात्मक भारत जन आंदोलन जो है ये शुरू हुआ है और ये 5.5 साल से चल रहा है। सबसे इसकी जो सच्चाई है कि 5.5 साल से सकारात्मक बैठकों और सकारात्मक कार्यक्रम या सकारात्मक बातचीत ये देश भर में पहुंचाने की जो कोशिश की गई थी वो आज 25 राज्यों के लोगों तक पहुंच रही है। तो आपका ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग 25 राज्यों के जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं उन तक भेज दी जाएगी। तो आपके विचार इस सकारात्मक भारत आंदोलन, आप
स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि आरजेएस वंदे मातरम लिखा हुआ है। तो ये आरजेएस वंदे मातरम कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस पर। और नीचे अगर दिखाई दे रहा है राम जानकी संस्थान, और इसके नीचे आप देखेंगे तो जय हिंद जय भारत लिखा हुआ है। तो ये जय भारत, ये जय हिंद जय भारत, राष्ट्र प्रथम, आगे वंदे मातरम। तो यही आरजेएस का फिलॉसफी है, यही आरजेएस का देश से कनेक्ट करते हुए। लेकिन इसके साथ साथ आरजेएस ने सोचा कि हम अपने नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों से कैसे कनेक्ट करें। तो इसलिए शुरू किया गया कि अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का राष्ट्रीय सम्मान, ये पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इसलिए कई राज्यों के, जैसे श्रुतिपुरी जी रामधारी सिंह दिनकर पे काम कर रही हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी पे जो हमारी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई लेखिका और पत्रकार रिंकल शर्मा बहन हैं, उन्होंने अपने पिताजी दिनेश चंद्र शर्मा जी की स्मृति में घोषित किया है रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे। और भी तमाम, जैसे कि 21 मार्च को आप सुनेंगे कि घोषित हो रहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के वीर कुंवर सिंह, महान योद्धा, उनके नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो रहा है। साथ में 21 मार्च को ही जो साहित्यकार और पद्म विभूषण से सम्मानित महादेवी वर्मा जी के नाम का अवार्ड घोषित हो रहा है। इसी तरह से आपको जो पंडित रामदहिन मिश्र जी, जो कि बहुत शिक्षाविद रहे हैं और उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने, तो उनके नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन बातों की जो चर्चा होती है वो सारी चीज़ें सकारात्मक ही होती हैं कि हम लोग देश के उन महापुरुषों को बराबर याद रखते हैं और अपने पूर्वजों से अब कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी अपने ही पूर्वजों को जो भूलती जा रही हैं उनसे भी कनेक्ट करें। तो जो भी बैठक होगी फेसबुक लाइव में, पूरा समय फेसबुक लाइव जो 8 बजे की होगी, डायरेक्ट तो फेसबुक लाइव बैठक की होगी, लेकिन उसके बाद उसकी समीक्षा होगी सायं 8 बजे। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार किया गया था, वो भी एक बैठक थी और उसमें मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता जो थे वो उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ बिजॉन मिश्रा जी, जिन्होंने 40 साल अपने जीवन के सिर्फ उपभोक्ता संघर्ष और उपभोक्ता की लड़ाई और जो नीतियां बनती हैं उसमें उनका भी एक रोल होता है। तो वो आए थे आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में और उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा बताया, एक मार्गदर्शन किया, क्योंकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस था 11 मार्च। और खबर जो है संज्ञान न्यूज़ या शांतिवीर अर्जुन या आपके अन्य तमाम जो अखबार हैं, पोर्टल हैं, उन्होंने छापा था। तो लब्बो-लुबाब ये था कि सकारात्मक भारत जन आंदोलन के अंतर्गत राम जानकी संस्थान आरजेएस और टीजेएपीएस केबीएस के गुंटेगिरी धनियाकली पश्चिम बंगाल, ये संस्था 5-5.5 साल पहले से ये साथ में है और सकारात्मक भारत आंदोलन की शुरुआत करने में ये 2 संस्थाओं ने ये बीड़ा उठाया था और छोटी सी बैठक के बाद ये बीड़ा उठाया गया था। 15 मार्च, हमने 11 मार्च का दिया था। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभागियों को प्लास्टिक प्रदूषण दूर करने की वर्चुअल वेबिनार में शपथ दिलाई गई। इस साल इस दिवस की जो थीम रखी गई थी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो इन सब चीज़ों को, और इसी राष्ट्रीय वेबिनार में आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने बताया कि वेबिनार में आरजेएस फैमिली ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती तथा लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उनकी पुण्यतिथि 16 मार्च थी, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और साथ में जो आरजेएस स्टार सड़क दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गीय कुणालदीप सिंह जी, इनको भी श्रद्धांजलि दी गई थी उस राष्ट्रीय वेबिनार में। तो इस तरह से हम लोग जो बैठक करते हैं, या ये बैठक थी जो 140वीं बैठक थी और 141वीं बैठक थी ये उपभोक्ता वाली। तो इसमें भी देखिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, यानी अपने महापुरुषों को याद किया। और साथ में जो आरजेएस स्टार 2020 के अवार्ड से सम्मानित पत्रकार बिहार के भोजपुर जिला के स्वर्गीय कुणालदीप सिंह जी, तो उनको श्रद्धांजलि दी गई। और महापुरुष जो हैं
आपने नाम सुना स्वामी रामकृष्ण परमहंस और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो इनको भी श्रद्धांजलि दी गई। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं प्रिय प्रवास, इनका एक खड़ी बोली का पहला काव्य था, इनको महाकाव्यकार भी कहा जाता है। तो इन सब बातों की जानकारी जो है वो अपने अपनों तक पहुंचाने की एक आरजेएस की कोशिश है, और उस कोशिश में हम लोग कामयाब होते नजर आ रहे हैं और देश का विश्वास जो है वो बनता जा रहा है। देश भर से बातें होती हैं और लोग इस सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन किसी और एजेंडा पे नहीं है, ये आपके ही लिए है, आपके अपनों के लिए है। और कोशिश ये होती है कि आपका माहौल जो है वो सकारात्मक हो, इसलिए बैठकों में आपके ही लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, आपके 2-4 संगी साथी को लेकर बैठकों में बुलाने की कोशिश होती है। और 23 मार्च को भी ऐसी ही कोशिश होगी कि आप लोग शहीद दिवस पर देश की बात करने के लिए अपने अपनों के साथ आएं। मात्र 30 लोगों की ये बैठक है और कुछ सीट खाली हैं, बाकी सीट फुल हो चुके हैं। तो आगे निश्चित रूप से और भी बैठकें होंगी, लेकिन जब आप कहेंगे कि हम भी आरजेएस की बैठक में आना चाहते हैं तो आपका नाम नोट कर लिया जाएगा और अगली बार आपको आने के लिए बाकायदा निमंत्रण भेजा जाएगा। ऐसे तमाम लोग जो हैं वो बैठकों में आ रहे हैं और जो अच्छा लग रहा है तो वो आगे भी व्यक्त करते हैं कि मैं और भी बैठकों में आना चाहता हूं। तो मात्र 30 लोगों की ये बैठक होगी, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना काल है, बड़ी बैठक नहीं हम लोग कर रहे हैं। 20, 25, 30 लोगों की बैठक अब शुरू हो गई है। पहले तो 20 से 25 तक ही लिमिट थी, आरजेएस ऑब्जर्वर ने लिमिट कर रखा था। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की अभी कहीं भी 1 साल से यात्रा नहीं हो रही है, सिर्फ राष्ट्रीय वेबिनार हो रही है और छोटी छोटी बैठकें अन्य राज्यों में शुरू हो गई हैं। 16 फरवरी जो बसंत का दिन था उस दिन से शुरू हो गई है। उसकी घोषणा की गई थी 12 फरवरी को, एक बैठक करके इसके बारे में घोषणा की गई थी कि अब 16 फरवरी से हम लोग बैठकें छोटी छोटी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बैठकें देखने में छोटन लगे, लेकिन ये घाव करे गंभीर। कहते हैं ना कि जो छोटी चीज होती है, चिंगारी, एक चिंगारी से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो विचार क्रांति है, ये सकारात्मक विचार क्रांति, ये गांव गांव तक फैल रहा है। और मीडिया के माध्यम से, चूंकि बहुत सारे मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं और उन तक संदेश पहुंचाना जरूरी नहीं है कि वो अपने संस्थान में उसको प्रकाशित ही करें, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये सकारात्मक शब्द इन मीडिया कर्मियों तक पहुंचता जा रहा है। और बार बार ये जो सकारात्मक बैठकें हैं ये नॉक करता है, लोगों के मानस पटल पर अंकित कर देता है। इवन आपको कहें कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उन तक भी ये सकारात्मक भारत जन आंदोलन पहुंच गया है और बहुत सारे मंत्री सकारात्मक शब्दों का उपयोग करने लगे हैं। पहला फेज है ये, पहला फेज उपयोग करने का है कि इन शब्दों को सुनना। पहला तो यही है, जैसे आप लोग जुड़े हैं और यहाँ सुन रहे हैं, तो इसी तरह से लोगों को सुनना ये 5.5 साल से हो रहा है। तो बैठकें गांव गांव तक हो रही हैं। ये बहुत आसान काम नहीं था, बहुत ही दुविधा का काम था लोगों को आगे लाना कि आप सकारात्मक बैठकें कर रहे हैं तो इस तरह से करें, और उसका प्रारूप है, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने और अपनों के लिए है। इसमें हम लोगों का सहयोग ये होता है कि उसको एक मंच देते हैं, फेसबुक लाइव को सारी जगह लिंक को शेयर कर देते हैं, उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं, उसको अखबारों में प्रकाशित करवा देते हैं। तो 5 उंगलियां घी में हैं जो कि सह आयोजक हैं, उनको ये बैठक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। और वैसे भी अगर आप बैठक नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने सकारात्मक प्रयास या सकारात्मक कार्य हैं उसको अगर आप भेजते हैं तो उसको इसी तरह से, जैसे कि नीलेश दीपक जी का पहली बार ऑडियो आया जो कि नटरंग प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा दिल्ली की रंग संस्थाओं के कहानियों का इतिहास वो राष्ट्रीय वेबिनार में दिखा रहे हैं, फेसबुक लाइव पे दिखा रहे हैं। कल भी सायं 4 बजे है वो उन्होंने ये ऑडियो अपना भेजा और उसको यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया।
ये आपका मंच है और आपके लिए है और आपके द्वारा ही ये होना चाहिए। मैं एक माध्यम के रूप में उदय कुमार मन्ना आप लोगों से आकर गुरुवार, शनिवार और रविवार 3 दिन, पहले तो डेली होता था और डेली हम आते थे, बातचीत करते थे, लेकिन अब गुरुवार ऑडियो में और शनिवार और रविवार को वीडियो में, यानी आपकी वीडियो जो आएगी वो शनिवार और रविवार को दिखाई जाएगी। आप क्या कर रहे हैं उसको दिखाने का ये मंच है, ये आपका मंच है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप अपने मंच का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर देख भी रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आपने इस पे कोई कमेंट कर दिया तो अति सुंदर। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, समय की भी एक सीमा होती है और 9:01 हमारी घड़ी में शो हो रहा है। तो आप लोगों को कहेंगे कि अब शनिवार और रविवार सायं 8 बजे आप जुड़िएगा। रविवार को तो आपको 21 तारीख की जो दोनों बैठकें होंगी बिहार और झारखंड, उसके बारे में समीक्षा होगी। और आरजेएस के ग्रुप में आप हैं तो फिर आप तो फेसबुक लाइव भी देख सकते हैं। वैसे फेसबुक लाइव के में शेयर किया जाएगा उसको और आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। उसको वायरल करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन विचार क्रांति है और विचार आपके माध्यम से भी पहुंच सकता है लोगों तक। आपकी उंगलियों का खेल है। और अब हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, एक बार धन्यवाद जरूर करेंगे जितेंद्र चौधरी जी, राधेश्याम श्रीवास्तव जी, श्रुति पुरी जी, आकांक्षा जी, अनिल कुमार जी, संजय गुप्ता जी, नरेंद्र टटेसर जी, यामीन मलिक जी और बिंदा मन्ना जी। इतने ही नाम हमें शो हो रहे हैं। और अब शनिवार को सायं 8 बजे आपसे मिलने की पूरी कोशिश होगी। तब तक के लिए उदय मन्ना को अनुमति दीजिए आरजेएस वाणी संपन्न करने की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एक मुस्कान के साथ।